करते हुए मैं पटौदी सरकारी अस्पताल में सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र का काम करता हूँ। मेरे अंदर 2 टीयू आती है, टीयू भांगरोला, टीयू पटौदी। अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब, सीएमओ सर, एसएमओ मैडम के अथक प्रयासों से ट्रू नेट मशीन हमारे यहाँ पटौदी के अंदर इंस्टॉल होनी है, जो कि कल मशीन आ जाएगी। उसका काम क्या होता है, किसी भी पेशेंट को जिसको टीबी निकलती है, बलगम वाली टीबी निकलती है, उसकी जांच कराने के लिए पहले गुड़गांव या एससीटी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था, जिसके लिए उसको जाना पड़ता था, फिर उसको रिपोर्ट लेने के लिए आना पड़ता था। अब एसएमओ मैडम, सीएमओ सर और हेल्थ मिनिस्टर के तक प्रयासों से, एमएलए साहब के प्रयासों से अब ये मशीन यहीं पे आ गई है। अब इस मशीन का काम क्या होता है, ये एमडीआर जांच का पता करती है। जैसे किसी पेशेंट को टीबी है, माइक्रोस्कोपी साथ से पता चला कि उसको टीबी निकली है। अब उसको ये पता करना है कि वो टीबी छोटी है या बड़ी है। तो बड़ी टीबी के लिए क्या होता है, एक सीबीनेट जांच होती थी पहले, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के नाम से होते। उसी की तरह एक ये छोटी मशीन बनाई है, ट्रू नेट मशीन, उसी के लिए। तो इसमें क्या है कि ये पता चलाएगी कि ये दवाइयाँ उस मरीज़ को काम करेगी या नहीं करेगी। ये रिफार्मसिन का पता लगाती है, रिफार्मसिन रेसिस्टेंट है या नो डिटेक्ट रेसिस्टेंट है, इसका पता लगाती है मशीन, जो कि कल हमारे यहाँ पटौदी सरकारी अस्पताल में आ जाएगी। और हमारा प्रयास है कि हम इस हफ्ते में इस मशीन को इंस्टॉल करके और यहाँ पे ये सुविधा देना शुरू कर दें। मतलब 8 मीन्स के मेडिसिन भी आइडेंटिफाई करेगी मैं ये मशीन आपकी? हाँ जी, रिफार्मसिन का पता लगेगा, जो मेडिसिन होती है रिफार्मसिन हमारी, उसका पता करेगी ये कि रेसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब कितने % रिजल्ट दे रही है मेडिसिन जो दी गई है पेशेंट को, और कितना उसको आपका जो मेडिसिन लैंग्वेज में बोले उसकी एमजी बढ़ानी है या क्वांटिटी या कोई दूसरा साल्ट देना है या अदर कोई ट्रीटमेंट अलग से देना है जी, तो वो सारा है। तो इसका हम मतलब ये माना जाए कि पटौदी जैसे पिछड़े इलाके को, पटौदी, फरुखनगर, बोहड़ा, बिलासपुर, मानेसर, सराउंडिंग एरिया जो है, सभी को इसके अंदर इंक्लूड होगा हेली मंडी जी, सिविल हॉस्पिटल, मधुपुरा सरकारी अस्पताल जी, पटौदी सरकारी अस्पताल और भोड़ा कला सरकारी अस्पताल। इन सभी का एक सेंटर केंद्र यही बनेगा यहाँ पे, और सभी मरीजों को यहीं पे जांच कराएंगे। और ये जांच बिल्कुल मुफ्त होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ये इस जांच के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, जो कि ये सरकारी में फ्री हो। मतलब एक गरीब के मतलब मध्यम वर्गीय परिवार का भी अगर कोई आदमी है तो वो, हाँ जी, इससे पहले ये फैसिलिटी एससीटी मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 और सोमना के अंदर थी, जो कि अब पटौदी में भी आ गई। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जब वो आता है तो हम उससे ये नहीं कहते हैं कि आप झज्जर से आए हैं या आप बहादुरगढ़ से आए हैं या आप रेवाड़ी से आए हैं। वो अगर पटौदी सरकारी अस्पताल में आया है, इसका मतलब वो कुछ आस लेकर आया है, उसे यहाँ पर कोई सुविधा मिल रही है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम अपने मरीजों के लिए कुछ कर पाएँ, ख़ास तौर पे उन मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए जिनके पास इतनी सहूलियत या पैसे नहीं हैं कि जो प्राइवेट अस्पतालों के पास जाएं और उनके पैसे दें। तो इसके लिए मैं अपने सीएमओ साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, एमएलए साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रात दिन उनके अथक प्रयास है कि कैसे हम अपने अस्पताल पटौदी को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर और भी जल्द से जल्द मरीजों के लिए सुविधाएं की जाएं, ताकि उन लोगों को इधर से उधर किसी भी सुविधा के लिए भटकना ना पड़े। दूसरी मेरी आप लोगों से अपील है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 2 तारीख है और आज मंगलवार है। आने वाले शुक्रवार को, क्योंकि महीने का वो पहला शुक्रवार है, तो पटौदी ब्लॉक के जितने भी दिव्यांग हैं वो यहाँ जरूर आएँ, क्योंकि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर जो है दिव्यांग कैंप ऑर्गेनाइज होगा, जो कि हर महीने के पहले शुक्रवार को होता है। और पटौदी ब्लॉक के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की दुआएं भी लगती हैं और लोगों की बद्दुआएं भी लगती हैं। तो हो सके तो जितनी भी हम सब अपनी दुआएं बटोर लें, ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि कल हमारा वर्ल्ड हियरिंग डे है, यानी कि विश्व श्रवण दिवस। अब
विश्व श्रवण दिवस हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आज हमारी अहम मुद्दे पर एक मीटिंग हुई थी। जो हमारे यहाँ पर जज साहब हैं, सिविल जज साहब, मैं वहाँ कोर्ट में गई थी और मेरा जो जाने का मकसद था वो ये था, क्योंकि कोर्ट में उनके पास जितने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीआईपी लोग बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके मैंने उनके साथ ये मीटिंग प्लान की और वहीं पर ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पूरी करी और उन्हें ये बताया कि कितनी इम्पोर्टेंस है ये जान लेने की कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो है ये, अगर हम हिंदी में बोले कि श्रवणता फैल रही है। अगर हम हिंदुस्तान को ही देखते हैं तो आज की डेट में हिंदुस्तान की आबादी में 6.2% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो करते क्या है, जैसे कि गर्भावस्था में इधर उधर से दवाइयाँ ले लेते हैं, जिससे कि उनके बच्चों में जो है ये बीमारी जन्मजात होती है, जिसे हम अगर हिंदी भाषा में बोले कि श्रवणता की बीमारी, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। अब पता कैसे चलता है, मान लीजिए वो 6 महीने का बच्चा हो गया है और हमें 6 महीने से हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है किसी भी आवाज़ को। मान लीजिए वो टीवी चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, कोई भी म्यूज़िक, क्या वो उस तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है। बढ़ते बढ़ते वो बच्चा 9 महीने का होता है, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए। बढ़ते बढ़ते वो बच्चा 1 साल का होता है और जहाँ तक मैंने अपनी पूरी नौकरी में देखा है, बच्चा सबसे पहला जो शब्द है वो बोलना सीखता है माँ, क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपनी माँ से या फिर उसके घर में जिससे भी अटैचमेंट होती है, जिसके साथ वो अपने ज़िंदगी का वो 1 साल बिताता है। अब सवाल ये है कि कुछ बच्चे 1 साल पे वो माँ शब्द भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम बच्चे भी तब हमारे बच्चे भी तब बोल सकते हैं जब हम उनको सिखाते हैं। अब मान लीजिए अगर उस बच्चे में सुनने की क्षमता नहीं है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं बोलो बेटा माँ, बोलो बेटा बाबा, लेकिन अगर बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो बच्चा बोलेगा कैसे। मरीज कैसे आते हैं हमारे पास, जी हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है और उनके बच्चे तो जो है बोलना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारा बच्चा बोलना शुरू नहीं हुआ है। यहीं से बात सारी शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि बच्चे को जो हम बोल के सिखा रहे हैं वो बच्चा उसको सुन नहीं पा रहा है, और अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो वो बोलेगा कैसे। अब शुरुआत अगर हमने शुरुआती में यहाँ पकड़ ली, जो है हमने दिखा दी और स्पीच थेरेपी इलाज भी ले लिया तो इट इज़ सो नाइस। लेकिन अगर हम इस तरह से चुपचाप बैठे रहे, नीम हकीमों को दिखाते रहे और उनके जो है इलाज लेते रहे, या फिर आजकल एक नई बात शुरू हुई है जो मैं देख रही हूँ, लोग जो क्या करते हैं कि फ़ोन पे ही अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं, अगर ये बीमारी हो तो ये नुस्खा है, वो बीमारी हो तो वो नुस्खा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का जो है स्पेशलिस्ट, हमें उसी को दिखाना चाहिए। और मेरी आप लोगों से अपील है कि महीने का जो पहला शुक्रवार है उसमें जो दिव्यांग का जो कैंप लगता है यहाँ पर, उसमें हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट मैडम भी आती हैं, जिन्होंने कल हमारी जो है PWD रेस्ट हाउस में पूरी ट्रेनिंग हुई इस बारे में। डॉक्टर सबीना जो कि सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट मैडम है। तो इस तरह के लोग उस दिन यहाँ आ सकते हैं, मतलब कि महीने के पहले शुक्रवार को, तो वो यहाँ पर भी देख लेंगी। मतलब कि कुछ बुजुर्ग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, वो मैडम यहाँ देख लेंगे। कहने का सिर्फ इतना भाव है कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, मतलब कि जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, हमारे मरीजों के लिए उतना अच्छा है। अब देखने में अक्सर क्या आता है, वो बच्चा स्कूल भी आपने डाल दिया, और जो श्रवणता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है कंप्लीट, मतलब कि दोनों कानों से सुनाई नहीं देता है, और एक होती है कि एक से सुनाई दे रहा है लेकिन दूसरे से सुनाई नहीं दे रहा है। और एक जो अक्सर होता है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो मैडम ये बोलती हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा कि बच्चा ध्यान देना नहीं चाहता है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि ऐसे कोई लक्षण है कि जो हम बोल रहे हैं बच्चा उसे सुन नहीं पा रहा है, बच्चा जो है उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है बात को, तो वो इमीडिएटली जो है बच्चे के पेरेंट्स को बताएं। उसके बाद कहानी अभी यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई इस छोटे बच्चे की। ये कहानी उस छोटे बच्चे की है जो पैदा हुआ, 1 साल तक पहुँचा, उसे कम सुनाई देता है, वो स्कूल भी चला गया, वहाँ उसे क्या मिले, थप्पड़ पे थप्पड़, स्कूल में भी मिले और घर पे भी मिले। घर पे क्यों मिले, क्योंकि घर पे जो है माता पिताजी नौकरी करके आते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा हमारी ईमानदारी के पैसे हैं, हमारे पसीने के पैसे हैं। जब पड़ोसियों के बच्चे के नंबर इतने आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं आते,
और होता क्या है, उस थप्पड़ से क्या होता है, जो रहा सहा कान होता है वो भी उस बच्चे का चला जाता है और ये श्रवणता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि बढ़ते बढ़ते जो आजकल जो आप देख रहे हैं कि दुकानों में भी ईयरबड्स वो खुले में बिकते हैं, चाहे जॉनसन्स की ईयरबड्स ले लीजिए, चाहे कोई भी ईयरबड्स ले लीजिए। एक्चुअली में ईयरबड्स हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक वैक्स जो हमारे कान में बनती है वो हमें ईयरबड से नहीं निकालनी होती है। यदि हमें कोई तकलीफ हो रही है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब ये बनती है। अब अगर ये बन रही है तो होना क्या चाहिए, यदि है कोई बात नहीं, तकलीफ दे रही है तो हमें हमारे सरकारी अस्पतालों में इसको जो है पिघलाने की, पतला करने की दवाई है, जिससे कि वो खुद ब खुद पिघल जाती है और वो निकल जाती है। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली ले लेंगे, उसमें हम रुई लगा लेंगे, फिर कान में खोरना शुरू कर देते हैं और होता क्या है, फिर से वो बढ़ते बढ़ते बीमारी हमारे कान के बिल्कुल भीतर तक चली जाती है, हमारे कान के पर्दे को डैमेज कर देती है। और हासिल क्या होता है, बड़े दुख की बात है कि ये सब हो रहा है। दूसरी बात, यदि हमारे घरों में ही मान लीजिए हमारे कान के अंदर जो है कुछ हमारे कोई मच्छर चला गया या फिर कोई मक्खी चली गई, तो हम करते क्या हैं, हम गरम सरसों का तेल डालते हैं और न जाने क्या क्या नुस्खे करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, हमें तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए था। और वो डाल के हम अपने कान में क्या कर लेते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बढ़ते बढ़ते वो बीमारी भी अंदर जो है हमारे कान का जो पर्दा है वहाँ तक फैल जाती है। इसलिए मेरी जो है ये अपील है कि इस तरह की जो बातें हैं वो हम ना करें। हम बच्चों को थप्पड़ ना मारें, चाहे वो कहीं पर भी बच्चा हो, उसकी फीलिंग्स को हम समझने की कोशिश करें, काउंसलिंग करें कि क्या वजह है। दूसरी बात, गर्भावस्था से ही हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस तरह की दवाइयाँ ना तो गर्भवती औरत को खाने दें और ना ही जो है कहीं से हमें मिलती हुई जो पता सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई हो। ये दोनों ही तरफा है। गर्भवती महिला की भी जिम्मेदारी है, वो इधर उधर ना भटके, सरकारी अस्पताल में आए या किसी भी अच्छे अस्पताल में जहाँ भी उनकी जो है विश्वास है वहाँ जाए, इधर उधर से दवाइयाँ ना ले। और दूसरी बात, जब बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चा पैदा होने के बाद हर गर्भवती महिला जो है वो ये ऑब्जर्व करे कि बच्चा मेरा 6 महीने का हो गया है। उसे किसी भी आवाज़ पे जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। 9 महीने में ऑब्जर्व करे। 1 साल में जो है माँ शब्द बहुत महान होता है, यदि मैं इसके लिए पूरा ग्रंथ भी लिख दूँ तो शायद कम रह जाएगा। तो माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो 1 साल भी ऑब्जर्व करे कि ये मेरा बच्चा, जो मैं बच्चे को कुछ मैंने देखी है माएँ वो सिखाती हैं कि बोलो बेटा ओम, बोलो बेटा बाबा, तो जो वो सिखा रही हैं वो बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। अगर नहीं 1 साल का बच्चा बोल पा रहा, इसका मतलब बच्चे को सुनने में कोई ना कोई तकलीफ है। तो बजाय कि इधर उधर जाने के हमें जो है अस्पतालों में दिखाना है अपने बच्चे को और तुरंत ट्रीटमेंट करवाना है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। और इस तरह से उस बीमारी को आगे बढ़ाते रहना, ये जो है ऐसे तो किसी भी बीमारी का कोई अंत भी नहीं है। मेरी सभी से अपील है कि इस बात का पूरा ध्यान रखें। यदि इस तरह की कोई दिक्कत है तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में तुरंत दिखाएं और वहाँ पर अपनी सलाह लें और अपना इलाज लें। धन्यवाद।